गुड़गांव की जो स्थिति है वो कैसी है आपके हिसाब से? गुड़गांव कंजेस्टेड है, ट्रैफिक जाम में लोग फंसे पड़े हैं, 18-18 घंटे हमने देखा जाम की स्थिति बनी है, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। सब कुछ गुड़गांव में इस्टेब्लिश्ड है। अगर वो अपने रहने के हिसाब से घर देते हैं तो मुझे लगता है वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सुनने में अच्छा लगता है, खरीदने के पैसे आदमी के पास है नहीं आज की डेट में। 2 BHK खरीदने का मतलब है 1 करोड़ रुपये। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? क्या ये कभी रेट कम होंगे या ऐसे बढ़ते चले जाएंगे? जो आप कह रहे हैं 1 CR एंड 1 CR एंड अबव प्राइस पहुंच चुके हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों को भी उसका प्रॉफिट नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में, करीब 20 सालों में धोखाधड़ी बहुत हुआ, फ्रॉड बहुत हुआ और इन्वेस्टर्स का विश्वास भी उड़ गया कि आखिर किस में पैसे लगाएं। कई सारे जो बिल्डर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए। वो क्या है कि भैया जो लैंड हम टुकड़ों में दे रहे हैं ये हमारी मिस्टेक है। अगर हम टुकड़ों में लैंड ना दें तो ना तो चैनल पार्टनर गलत होगा, ना खरीदने वाला होगा, तो इस प्रोसेस को ही चेंज कर दें। दिल्ली NCR में अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं कि कई बार ये सोचना पड़ जाता है कि आखिर पैसा कहाँ से लाएं। 2 BHK, 3 BHK के रेट 1 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं और हालात बस से बदतर आम आदमी के लिए हो गए। लेकिन ऐसे में कई बार ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा लाइए, पैसे से पैसा बनाइए, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ? आज मेरे साथ जो शख्स हैं, श्याम शर्मा जी हैं, CEO हैं वेल्थ चॉइस के। काफ़ी बड़ा नाम है और बहुत कम उम्र में इस इंडस्ट्री में एक अपनी बेहतर पोजीशन के साथ खड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं और शायद इनसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता कि आम आदमी करे तो क्या करे, पैसा कहाँ से लाए। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सुनने में अच्छा लगता है, खरीदने के पैसे आदमी के पास है नहीं आज की डेट में। 2 BHK खरीदने का मतलब है 1 करोड़ रुपये। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? क्या ये कभी रेट कम होंगे या ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे? देखिए, अगर हम रेट की बात करें जो कम एंड ज़्यादा की, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जो आप और हम जिस भी उम्र से बिलोंग करते हैं, राइट एज से बिलोंग करते हैं, उसमें जो भी एनालाइज किया जाए उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी हर 3 साल एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचती है। उस प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे लगता है, जैसे कि मैं एक चैनल पार्टनर हूँ, डेवलपर्स के साथ काम करता हूँ, तो वरुण जी, मेरा मानना है कि 5 ईयर बैक, 10 ईयर बैक जो भी हम रियल एस्टेट सेल करते थे, उस मोमेंट पर जो भी प्रॉपर्टी वो 2 BHK की 30 लाख 40 लाख रुपीज में मिल जाती थी। टुडे जो आप कह रहे हैं 1 CR एंड 1 CR एंड अबव प्राइस पहुंच चुके हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों को भी उसका प्रॉफिट नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट हो, उस माध्यम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट हुआ है। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा देश विकसित कैसे होगा? हम अगर 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 2 BHK की, जो हम 30 लाख रुपए में चीजों को देखते थे, जो हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हुआ है, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, एक अच्छे दाम से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से, एक अच्छे डेवलपरों के आने से, तो मुझे लगता है हमारे इंडियन कल्चर के लिए ये प्राउड मोमेंट है। जी, श्याम शर्मा जी के बारे में आपको बता दूं, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां इन्होंने हासिल करी। एक छोटे से गांव से आते हैं, मथुरा के पास इनका एक गांव है, और मथुरा से निकल कर दिल्ली तक की जर्नी, दिल्ली नहीं, मुंबई, दुबई, न जाने कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर ये जा चुके हैं। कभी लगता है कि लोग सपने देखते हैं कि भाई ठीक है, खुली आंखों में सपने देखो कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, आपने वो साकार भी कर दिया। कैसी जर्नी थी, कैसे रास्ते थे, कितनी मुश्किलें आई? कभी लगा कि हार जाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा? वरुण जी, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे सक्सेस की स्टोरी को सोचा हो और वो पहुंचा ना हो। तो कोई भी चीज को यहाँ सोचना पड़ता है। उस स्क्रीन को यहाँ जब देखते हैं तो उस स्क्रीन पर हम जरूर पहुंचते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि चुनौतियां रास्ते में आती हैं, तो वो चुनौतियां ही तो सही रास्ता लेके जाती हैं। हमारी जिंदगी में जब भी हमें चुनौतियां दिखती हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन चुनौतियों में से अगर हम थोड़ा ठहराव से, बैलेंस से अपने आप को एक सोल्यूशन की तरफ देखें, तो 100% प्रगति, यूनिवर्स हमें स्पेस देता है कि इस एग्जाम से तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस से कैसे निकलना है, वो आपको मौका देता है। मौका हर किसी को मिलता है। कुछ लोग लेफ्ट और राइट में उलझनों में रह जाते हैं, कुछ लोग कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया, कुछ लोग सोचते हैं कि थैंक्स गॉड, मेरे को जो दिया, पास्ट में जो हुआ उसके एक्सपीरियंस से मुझे आगे बढ़ना है। तो जिंदगी का नाम साइकिल की तरह है, पेडल देते रहिए, बैलेंस बना रहेगा, चलते रहिए। कौन से ईयर में आपने मथुरा छोड़ा? कब आपने तय किया कि अब घर से कदम बाहर निकाला जाए और कर लो दुनिया मुट्ठी में?
वरुण जी, अगर मैं बात करूँ मथुरा से, तो मैं एक गांव से आता हूँ और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो मुझे लगता है कि हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। बस हमारे इरादे कितने मजबूत हैं उस काम की तरफ, और हमारा जो पर्पज है उस काम की रीच पर पहुंचने के लिए वो कितना क्लियर है पर्पज, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्पज क्यों क्लियर था कि 2014 में जब मैंने ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, तो मैंने देखा कि यार थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट होगा तो उससे बेटर है कि मैं एक प्रैक्टिकल वे में जाके रियल एस्टेट, नोएडा जैसे उभरते हुए शहर को मुझे कनेक्ट करना चाहिए। तो मेरा एक कजन ब्रदर थे जो यहाँ रियल एस्टेट में वर्क करते थे ऑलरेडी। सो मैंने उनके साथ आने का जिद किया, और नोएडा को देखने के बाद, जैसे वो कहते हैं ना गोविंदा में कि बॉम बॉम बॉम्बे बॉम्बे हमको जम गया, तो नोएडा में आने के बाद हमें भी लगा कि नोएडा हमारे लिए ही है और हम नोएडा में बेस्ट करने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो जिद हमें आज तक किक दे रही है, वो पैशन हमें आज तक आगे ले जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको लाइफ की इस सफर में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। एक स्टेप को छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरह सक्सेस में भी एक स्टेप को छोड़ करके नेक्स्ट स्टेप आपको मूव ऑन होता है। अच्छा, आपकी लाइफ की जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। मेरा सवाल यह है कि कितनी बार डीमोटिवेट हुए आप, कितनी बार लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया, अरे यार कहाँ कर रहे हो, कहाँ नोएडा, कहाँ चक्कर में पड़ो, मथुरा रहो, यहीं पर फार्मिंग करो। कितनी बार लोगों ने आपको डाउन करने की कोशिश करी और कितनी बार लड़कर आपने कहा नहीं मैं तो यही करूँगा? वरुण साहब, मुझे वैसे मुझे लगता है कि हर इंसान का ना सबसे बड़ा बेस्ट उसका अगर कोई मेंटर है तो वो होता है सेल्फ। क्योंकि उसको उससे बेहतर उसके पेरेंट्स, उसके कोई भी मेंटर उसे नहीं जानते गहराई से, क्योंकि उसके कौन से प्लस पॉइंट कौन से माइनस पॉइंट हैं, पर्सन सेल्फ उसको बहुत गहराई से जानता है। तो मेरी जिंदगी में वो डिमोटिवेट करने वाला ऐसा मोमेंट नहीं आया, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे डिमोटिवेट कर सके। मुझे ऐसा मोमेंट ही नहीं मिला जो मुझे डिमोटिवेट कर सके। शायद मैं तभी यहाँ पर हूँ। कई बार लगा कि अब ऊंचाइयां मैंने पा ली हैं, अगला आयाम क्या होगा, नेक्स्ट जर्नी आप क्या सोचते हैं? 2030 में श्याम शर्मा कहाँ होंगे, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में? 2030 में वरुण जी, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी कस्टमरों का आज नेटवर्क है वो 10 टाइम रहे। उनके साथ जो मेरा एक अपना ओन मानना है कि मेरा लॉन्ग रिलेशनशिप वाला जो कल्चर है हर पर्सन के साथ वो मेरा रहे, चाहे वो मेरी टीम के साथ है, चाहे वो मेरे इन्वेस्टर्स के साथ है। तो मेरी जो भी अभी जर्नी है, मैं 2030 में इसको 10 टाइम 100% लेके जाऊँ। चलिए, दुआएं हमारे साथ हैं। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। अब बात करते हैं आखिर जिस बात से हमने शुरुआत करी कि पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली एनसीआर में मकान कैसे खरीदें, प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं, और नोएडा छोड़िए गुड़गांव जाने की सोचिए मत। और अब तो फरीदाबाद के भी लोग कह रहे हैं कि भैया हाय तौबा, हाथ मत लगाओ, दूर हो जाओ, पैसा नहीं है इतना कि कहाँ से हम प्रॉपर्टी खरीदें। सवाल सिर्फ आपसे निकलता है मेरा, नोएडा के अंदर आज की डेट में सिर्फ नोएडा छोड़ देते हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, इसके अलावा अब जेवर तक लोग प्रॉपर्टी खरीदने हैं। लोग ऐसा लगता है कि पूरा देश उठ के आ गया नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी या एक दिन ब्लॉक हो जाएगा, या लगेगा कि अब तो कुछ है ही नहीं? मुझे लगता है कि इसके बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी जो डेली की जो रूटीन है, जो रियल एस्टेट से न जाने कितनी फैमिली जुड़ी हुई है, न जाने कितने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं। चाहे आर्किटेक्ट फील्ड है तो उसमें न जाने कितने एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर फील्ड है तो उसमें कितने को आपके देखने को मिलते हैं। तो मुझे इस फील्ड के अलावा अगर इसमें ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी, रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जो इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प करता है। 2030 तक जो मैं देख पा रहा हूँ रियल एस्टेट को, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करने वाला होगा इंडियन का, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट जो इकोनॉमी टर्म्स में देखा जाए तो आने वाले 5 साल में $1 ट्रिलियन से क्रॉस होगा, आपको देखने को मिलेगा वरुण जी। रियल एस्टेट बूमिंग सेक्टर है। और रहा सवाल नोएडा का, नोएडा वो उभरता हुआ शहर है जो आज हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी तो है ही, आर्थिक राजधानी से कहा जाता है नोएडा को। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखा जाए तो आज की डेट में जेवर जैसा एयरपोर्ट जो 12,000 एकड़ में होकर के बन रहा है, जिसमें एक्सपेंशन का भी आपको लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है, जबकि हमारा राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट ओनली 2,000 एकड़ में होकर के डेवलप्ड है और एक्सपेंशन के लिए वहाँ लैंड पार्सल नहीं है। एंड नोएडा का
उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 में काउंट किया जाने वाला आज शहर है, और आने वाले टाइम में नंबर 1 सिटी काउंट होगा नोएडा। ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क राइज नहीं होता जो नोएडा को आने वाले 5 to 7 ईयर्स में नंबर 1 रीच करने से रोक सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर्स, जो नोएडा के काफी हद तक चेंज हुए। सबसे इम्पोर्टेंट है नोएडा आज इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारे जितने भी एनआरआई, जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स जो मूव्ड हैं आपका आइदर दुबई, आइदर XYZ कंट्रीज, दे आल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन नोएडा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो नोएडा में आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देते हैं, आपको आने वाले 5-6 ईयर में आपकी वेल्थ को 3 से 5 टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन में आपको सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे बिगेस्ट पॉइंट है नोएडा का कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज द फैक्ट जो आपको कहीं और इतना स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता। जेवर एयरपोर्ट के पास ईस्टर्न पेरिफेरल भी, रिंग रोड, फरीदाबाद की वेल कनेक्टिविटी, आपको हिमाचल उत्तराखंड कहीं भी जाना है बाया ईस्टर्न पेरिफेरल भी आप कुंडली मानेसर रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। आप नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे एंड लखनऊ एक्सप्रेसवे से एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में 6 से 7 घंटे की स्मूथ ड्राइव पे पहुंच सकते हैं। ये इम्पैक्ट है कनेक्टिविटी का। ठीक है, अब बहुत जल्दी से एक दर्शकों को इसी में एक चॉइस बता दीजिए, आपके हिसाब से आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा या फिर जेवर की तरफ कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर रहेगा आपके हिसाब से? अरुण जी, मेरे हिसाब से तो वैसे नोएडा सारा अच्छा है, बीइंग ए कंसल्टेंट, बट यस आपने क्वेश्चन राइज किया है तो मैं 100% इस पर फोकस डालूंगा। नोएडा मेरा मानना है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 नोएडा एक्सप्रेस पे, जो हमारा महामाया से आगे जो 18 से स्टार्ट होता है और फरीचौक तक जाता है, इट्स नियर अबाउट 20-22 किलोमीटर रेडियस। नंबर 2 यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा। नंबर 3 सेंट्रल नोएडा एंड नंबर 4 नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन फर्स्ट गोल चक्कर से लेके 5वें गोल चक्कर तक एक ऐसा कॉन्क्रीट जंगल है जहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। एंड जहां पर FAR के बारे में बात करें, जो फ्लोर एरिया रेशियो, जहां पर FAR आपको 3 से 4.5 एंड 5 तक का FAR देखने को मिल जाता है। बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे फॉरएवर, टुडे और टुमारो और पास्ट, आप पास्ट का एनालाइज कर लीजिए। नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बेटर था, बेटर है और बेटर रहेगा। अच्छा, ठीक है, अब थोड़ा सा नोएडा से चेंज करते हैं, हम चलते हैं गुड़गांव, क्योंकि NCR में तो हर तरफ आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं। दिल्ली में आप आए हैं तो सोचेंगे फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर बसाना है, घर रहना है, और वो कहते हैं ना कि इस शहर में आसान नहीं है, आबूदाना ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, आखिर कहाँ से ज़िंदगी में सोचें और कैसे आगे बढ़ें। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुड़गांव की जो स्थिति है वो कैसी है आपके हिसाब से? गुड़गांव कंजेस्टेड है, ट्रैफिक जाम में लोग फंसे पड़े हैं, 18-18 घंटे हमने लिखा जाम की स्थिति बनी है, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। क्या ये माना जाए कि लोगों की फर्स्ट चॉइस नोएडा से इस समय गुड़गांव है या नहीं? नहीं, इसमें 2 पॉइंट हैं। अगर गुड़गांव में पर्सन एक रहने के हिसाब से उसकी अपनी ऑल थिंग्स स्टैब्लिश्ड है, इधर उसका वर्क प्लेस, उधर उसका हम बात करें उसके रिलेटिव, उसकी नेटवर्किंग, सब कुछ गुड़गांव में स्टैब्लिश्ड है। अगर वो अपने रहने के हिसाब से घर देते हैं तो मुझे लगता है वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है। इसमें हमारा फोकस करना पॉइंट सही नहीं होगा। और मैं बात करूं अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, तो ऑफकोर्स नोएडा मच बेटर है एज कम्पेयर ऑफ गुड़गांव, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन में आने वाले 5 ईयर्स में जो भी गुड़गांव में अगर मान लीजिए 2.5 टाइम एप्रिसिएशन आएगा, वो नोएडा एक्सप्रेस पे और यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 टाइम से लेकर के 10 टाइम तक का कैपिटल एप्रिसिएशन जा सकता है। पास्ट में हम बात करें तो नोएडा में ऐसी वो सोसाइटी है जो 2019 और 2021 में लॉन्च हुई, जिनके जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आज से ठीक 2 ईयर बैक मैक्स स्टेट सेक्टर 128 में सोसाइटी लॉन्च होती है। इसका प्राइस था 17,250 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 10 एकड़ का लैंड पार्सल।
जिसके अंदर टिकट साइज की बात करें तो 8 CR अच्छा। और 12 CR के आसपास आपको देखने को मिलता है। साइजेस की बात करें तो 4500 एंड 5200 स्क्वायर फीट के ह्यूज स्पेशियस अपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिस रेट एक अच्छा ब्रांड है एंड नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर 120 लोएस्ट FAR काउंट किया जाता है नोएडा के अंदर। सो आज 2 साल पहले वरुण जी जिस इन्वेस्टर ने 2 CR इन्वेस्ट किया यानी कि 25% आउट ऑफ 8 CR, टुडे प्राइस गोइंग ऑन 25-26,000 रुपये पर स्क्वायर फीट फॉर रीसेल। इजिली कस्टमर प्रॉपर्टी से पैसा एग्जिट कर पा रहा है। मुझे एक रीजन नहीं लगता कि ये कैपिटल एप्रिशिएशन 2 करोड़ रुपए निवेश करके 3.5 से 4 करोड़ रुपए ऊपर मिलना यानी कि टोटल 6 करोड़ रुपए आना गुरुग्राम में मिली। सो इन टर्म्स ऑफ आज की डेट में एक शॉपिंग मॉल होता है ना, ठीक उसी तरह नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जो ब्रांडेड डेवलपर होते हैं उनके लिए शॉपिंग मॉल बन चुका है। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे ब्रांडेड डेवलपर के लिए जो पेन इंडिया में एंड आपके शोभा जैसे डेवलपर सारे गुड़गांव में शोभा ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट, आपके सामने एनालाइज करके देख लीजिए प्रोजेक्ट नहीं बिका है। ग्रेटर नोएडा में परिचौक से आगे शोभा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड आपके सामने एग्जांपल है 2 डेज में वरुण जी प्रोजेक्ट सोल्ड हो गए एंड प्राइस 14,000-15,000 जो जंगल था या लोगों को लगता था, लेकिन वो इन्वेस्टर जानते हैं कि शोभा ने निवेश किया है। तो नोएडा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 5 साल बाद देखना नोएडा नंबर 1 इंडिया का और वर्ल्ड में काउंट किया जाने वाला शहर होगा। बहुत शानदार। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में, करीब 20 सालों में धोखाधड़ी बहुत हुआ, फ्रॉड बहुत हुआ और इन्वेस्टर्स का विश्वास भी उड़ गया कि आखिर किस में पैसे लगाएं। कई सारे जो बिल्डर्स थे वो बैंक करप्ट हो गए, कईयों ने तो प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं करे, अभी भी कोर्ट में लाखों लंबित मामले चल रहे हैं। बायर्स बहुत परेशान रहे इस बीच में, आप तो जानते हैं सारी चीज़ें, पूरा देश जानता है। आपको लगता है क्या वो विश्वास लौट पाएगा या लौट गया है अब रेरा के आने के बाद, या फिर सरकार की पॉलिसीज़ के बाद कुछ चीज़ें सही हुई, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं टेंशन तो है? नहीं वरुण जी, आपका अपने जगह राइट क्वेश्चन है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं अगर इसकी बात करें तो इसका सबसे बिगेस्ट पॉइंट था प्रोसेस का ठीक ना मिलना। आइदर वो गवर्नमेंट के लेवल पर है, आइदर वो हम लोग चैनल पार्टनर उनके लेवल पर है, आइदर वो डेवलपर के लेवल पर है, आइदर वो अवेयरनेस एक निवेशक के तौर पर है। मेरा मानना है आज की डेट में प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना ज़्यादा, आपको अगर हम बात करें रेरा की तो 1 मई 2017 को रेरा जब से लागू हुआ है तब से जो पहले प्रोजेक्ट थे उनमें जो लोगों का क्वेश्चन होता है मार्केट के अंदर क्लाइंटों का कि रेरा से पहले 1-1.5 साल पहले आज भी रेरा की वजह से भी टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही। लेकिन वरुण जी उनके पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्या होता है ना कि हम कुछ सुनते हैं लेकिन सुनने के साथ उसकी रियलिटी को डीपली स्टडी नहीं करते। मैंने कहा ना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्या हम उस प्रोसेस के स्टेप्स को बीइंग ए निवेशक क्या हम फॉलो करते हैं? मैं कहता हूँ नहीं। हम क्या करते हैं, सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, जो कि सही नहीं होता। करना क्या चाहिए, 2017 से पहले जितने भी डेवलपर्स प्रोजेक्ट बना रहे थे तो पहले क्या होता था, अथॉरिटी से एक इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी मिल जाती थी, यानी कि अलॉटमेंट हो जाती थी ह्यूज लैंड पार्सल की। एग्जाम्पल के तौर पर हम 4 फ्रेंड इवनिंग को मिले और उन 4 फ्रेंड में हमने एक चेयर्स किया। मैं नहीं करता बट मैं स्टिकर नहीं लगाता कि क्या गलत क्या सही, बट यस जो 4 फ्रेंड्स इसमें एक कंसिडर एक अपना पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि भाई हम एक लैंड पार्सल को एक्वायर करते हैं और उसमें इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पैसे को देते रहेंगे और हमारे पास वो पैसा आता रहेगा। बट वो प्रोसेस ठीक नहीं था। तो गवर्नमेंट को 2017 के रेरा लागू होने के बाद फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो भी ये प्रॉब्लम है ये स्टार्ट यहाँ से होती है। होता क्या है कि हम जो भी सुनते हैं कस्टमर के जगह पर, चैनल पार्टनर की जगह पर, डेवलपर की जगह पर, अथॉरिटी की जगह पर, इसमें मेरा मानना है कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट बार बार हो रही है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बूस्टर खड़ा हो रहा है घने बादलों का, ये बादलों का जो स्टार्ट हुआ है, जो स्टेज है उसको अथॉरिटी ने पकड़ा। वो क्या है कि भैया जो लैंड हम टुकड़ों में दे रहे हैं ये हमारी मिस्टेक है। अथॉरिटी ने समझा कि अगर हम टुकड़ों में लैंड ना दें तो ना तो चैनल पार्टनर गलत होगा, ना खरीदने वाला होगा,
तो इस प्रोसेस को ही चेंज कर देते। जब ये प्रोसेस चेंज हुआ कि भाई वरुण जी आप एक डेवलपर हैं, और डेवलपर अगर कोई भी डेवलपर अथॉरिटी से लैंड एक्वायर करता है, तो मान लीजिए मेरी 5 एकड़ लैंड पार्सल 150 करोड़ की है, तो उसमें वरुण जी एक डेवलपर को वो लैंड पार्सल नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए अब बिड का प्रोविजन किया गया। अब बिड में 3-4 डेवलपर उस बिड में भागीदारी करते हैं। अब उस बिड में जो भी हाईएस्ट मार्क करेगा उसको अथॉरिटी उस लैंड को दे देगी। उसमें भी टर्म्स कंडीशन प्री डिसाइडेड होती हैं कि बिटवीन 60 to 90 डेज आपको अपना 100% पैसा बाय लोन और बाय सेल 100% चेक मनी देना पड़ेगा। मुझे लगता है जब 100% पैसा पेड है और उसके बाद रेरा में एस्क्रो अकाउंट खुलता है, एज पर एस्क्रो अकाउंट नॉर्म्स 70% कंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाता है, 30% हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी निवेशक को। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि टाइमली प्रोजेक्ट हो जाते हैं, आपके हिसाब से आपके फेवरेट ऐसे 5 कौन से डेवलपर्स हैं जो सच में आपको लगता है कि इन पे विश्वास किया जाए या इन पर हाथ रखें तो सही रहेगा? मैं सिर्फ 5 बोल रहा हूँ, आपके पास तो खैर काउंटिंग नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 कौन से निवेशकों के हिसाब से आपके हिसाब सही है? अगर मैं बात करूँ 5 डेवलपर्स की, तो नंबर 1 नोएडा में हम काउंट कर सकते हैं, आपका शोभा है। नंबर 2 पर हम स्मार्ट वर्ल्ड ले सकते हैं। नंबर 3 पर हम एज डेवलपर को काउंट कर सकते हैं नोएडा में। नंबर 4 हम एल्डिगो को काउंट कर सकते हैं। नंबर 5 पर हम पूर्वांचल और काउंटी ग्रुप में से किसी को काउंट कर सकते हैं। पूर्वांचल आपको लगता है कि सही कर रहा है आज की डेट में? बहुत अच्छा कर रहा है। एक क्वेश्चन मार्क नहीं प्रीवियसली उसकी। अच्छा। एल्डिगो ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, क्योंकि 40 इयर्स प्लस की लेगेसी, माफ कीजिएगा मैं एल्डिगो के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। 40 इयर्स प्लस की लेगेसी में 200 प्लस अपार्टमेंट डिलीवर्ड हैं, जिन अपार्टमेंट्स में किसी भी तरह का हैसल नहीं आया बिगिनिंग टू डिलीवरी तक का सफर। एंड थर्ड पॉइंट, 20 से ज्यादा सिटीज में फंक्शनल है एल्डिगो, और एल्डिगो एक लिस्टेड कंपनी है, एक भरोसेमंद कंपनी है, जो कि स्लोली उसने मार्केट में अपने आप को एक डीपली अपने ट्रस्ट को स्टेब्लिश किया है। अच्छा, एक चीज़ है, जब ईस्टर्न पेरिफेर बना तो उस समय लोगों ने कहा कि ईस्टर्न वेस्टर्न के बनने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी के रेट आसमान छुएंगे। उस तरफ डेवलपर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि और ज़्यादा वहाँ पर काम होना चाहिए आने वाले टाइम में, सोहना की तरफ या फिर उस तरफ सोनीपत की तरफ? आपको लगता है कि वो ऐसी जगह हैं जो एनसीआर में तो हैं, बट एनसीआर के होते हुए भी उसमें उस तरीके से बूम देखने को नहीं मिल रहा जितना नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में देखने को मिला? ठीक है वरुण जी, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। हम जितना भी फोकस कर पाते हैं एनसीआर कर पाते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रदेश सरकारों का एक मानना है कि इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए। इकोसिस्टम को आज की डेट में मथुरा में आप देख लीजिए कॉरिडोर बन रहा है। मथुरा में देख लीजिए कि आज से 5 इयर्स बैक जो भी प्राइस लैंड के थे, अपार्टमेंट्स के थे, इन 5 इयर्स ड्यूरेशन आई थिंक सो वो मोर देन 5 टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, जो आपके एनसीआर रीजन से ज्यादा हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्यों हुआ है? यहाँ पर जो फोकस कर रहा है, मान लीजिए एक टॉप नॉच डेवलपर इस इकोसिस्टम को बिल्ड करता है, जैसे कहते हैं ना डीएलएफ आ गया है, शोभा आ गया है, ये लोग एक अपने आप में इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट इकोसिस्टम को छोटे मुरादनगर, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो आपका बनारस है, चाहे वो आपका लखनऊ के पास के जितने भी शहर हैं, आप देखेंगे तो इकोसिस्टम स्लोली डेवलप होते जा रहा है। जब इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, सबसे बेस्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी, जो मैंने स्टार्टिंग में हमने आपने डिस्कस किया कि आज की डेट में 6 आवर्स अब कहाँ जाना चाहिए। अब बहुत स्मूथली भारत सरकार ने जितना रोड मैप पर काम किया, ये वाकई में काबिलियत तारीफ है। इससे कितना संसाधन, कितना कनेक्टिविटी के अच्छा होने से चीजें ईजी हुई हैं। आज वरुण जी, जो 10 से 15 साल पहले हमको ट्रैवल करने में ऐसा होता था, होल डे लगता था, आज आपको लखनऊ जाना तो आई थिंक 6 आवर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस पॉइंट से
इकोसिस्टम के लिए गवर्नमेंट हम्म, डीपली फोकस कर रही है। और जब जहाँ इकोसिस्टम पर फोकस छोटे छोटे शहरों का गवर्नमेंट का होता है, हम्म। मुझे लगता है वहाँ डेवलपमेंट अपने आप होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है, मतलब मैंने भी देखा भी, गाज़ियाबाद को जिस तरीके से डेवलप किया गया था, और गाज़ियाबाद की प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत बढ़िया बने, इंदिरापुरम को डेवलप किया गया, इसके अलावा वैशाली को डेवलप किया गया, राजनगर एक्सटेंशन, आपको लगता है जिस सोच के साथ अखिलेश यादव लेके आए थे और उस सोच के साथ उन्होंने कहा कि अधिकतर जो नोएडा वाले हैं वो उधर जाएं, मूव करें, राजनगर एक्सटेंशन के हमने सोचे रेट भी उस समय अच्छे बढ़े थे, आज बिल्कुल रुके हुए हैं। आपको लगता है कि शायद सरकारें, जो कनेक्टिविटी वाली बात भी आपने सही कही, राजनगर एक्सटेंशन या फिर मोदी नगर, मुरादनगर, इन सब जगह पर उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए आपके हिसाब से, जबकि मेट्रो भी है, रैपिड रेल पहुंच गई है, तब भी नहीं हो पा रही चीज़ें। वरुण जी, अगर हम राजनगर एक्सटेंशन की बात करें तो NH-24 हम्म, आई थिंक ह्यूज हम्म, वाइड रोड देखने को मिलता है, बिल्कुल। जो कनेक्टिविटी को आपका हापुड़, गाजियाबाद एंड आपका दिल्ली से बेटर करता है। हम्म, सबसे पॉइंट है कि वहां पर जो राजनगर में जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, वो ये है कि वहां पर जो बजट हाउसिंग अफोर्डेबल जो प्रॉपर्टीज का डिलीवरी हुआ या इनिशिएटिव हुआ, उसमें कहीं भी लग्जरी नहीं। ओके। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जहाँ पैरेलली चलती हैं, आइदर 80 और 20% का रेशियो, तो डेफिनेटली वहाँ का जो इको सिस्टम है वो अपने आप ऊंचाई को छूता है। इस वजह से मैंने थोड़ी देर पहले नोएडा को डिफाइन किया था। नोएडा एक्सप्रेस वे 2 BHK अपार्टमेंट नोएडा एक्सप्रेस वे पर 78 लाख से स्टार्ट होता है, एंड वही 2 BHK का अपार्टमेंट अंत होता है 3 CR एंड 4 CR तक। नोएडा एक्सप्रेस वे पर लैंड पार्सल का प्राइस 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट होता है एंड 5-6 लाख पर यहाँ तक जाता है। ठीक उसी तरह ग्रेटर नोएडा एक डिस्टेंस पर हुआ करता था। बिल्कुल। आज आप जेपी ग्रीन्स में कभी वरुण जी जाइएगा, एक प्लेस है कल्चर के पास, जो 450 एकड़ की टाउनशिप है, बेहतरीन टाउनशिप है एशिया की। उसके अंदर आपको लगेगा कि आप किसी अदर कंट्री में है, फॉरेन कंट्री। बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ इनके वहाँ पर वो हैं। अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो प्राइस जंप हुआ है वो मेरे हिसाब से लास्ट 3-4 ईयर्स में ही 3 and 4 टाइम हुआ है। क्यों हुआ है? प्रीमियम अपार्टमेंट का मिलना, प्रीमियम डेवलपमेंट, और राजनगर एक्सटेंशन आई थिंक सो इस प्लेस पर कहीं ना कहीं पीछे रहा। ठीक उसी तरह नोएडा एक्सटेंशन जो मैंने बैठते ही कहा कि एक सप्लाई के पॉइंट से बहुत बड़ा हब है, लेकिन डिमांड के तौर पर इसलिए कम हो गया क्योंकि वहां पर एक जो जेंट्री है, जिसे कहते हैं ना आपको प्रीमियम ने सबको चाहिए, तो आज की डेट में वहां पर 5 BHK एंड 4 BHK 4,000-5,000 के अपार्टमेंट या अप्रोच डेवलपर इसलिए शायद नहीं लाते क्योंकि नोएडा एक्सप्रेस वे पर ऑलरेडी वो चीज स्टैब्लिश्ड है। तो ठीक उसी तरह अगर हम राजनगर एक्सटेंशन को भी डे 1 में एक प्रीमियम डेवलपर को भी अलॉटमेंट मिलता, आज नोएडा एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर वो चीज हो रही है, वो वहां अगर की जाती, इधर 20% का उनका स्टे होता, तो आई थिंक सो हम इस प्रॉब्लम पर बात नहीं कर रहे। ठीक। अच्छा, एक बड़ी जो दिक्कत है वो ये कि आज की डेट में प्रॉपर्टी के नाम पर आप देखते हैं, जब भी आप रोड पे जाते हैं तो लोग बोर्ड लेकर हाथ में खड़े होते हैं, 10 लाख में मकान, 15 लाख में ज़मीन, फार्म हाउस, जगह जगह इस जगह इस तरीके से स्थिति आती है। तो क्या ये जो हालात बने हैं नोएडा के अंदर, गाज़ियाबाद के अंदर, डूब क्षेत्र में फार्म हाउस बनाने की बात हो, किसानों की ज़मीन को गलत तरीके से एक्वायर किया गया है, उन पर जो है वो वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं, गांव में डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, गांव में जो है वो बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं। आपको लगता है कि ये फ्रॉडपन जो चल रहा है इससे निवेशक और ज़्यादा डर जाएंगे, उनको लगेगा कहीं पैसा लगा दिया, और लोग फंसते भी हैं इसमें, बहुत आसान होता है फंसना, इससे कैसे बचें आपके हिसाब से? वरुण जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले अथॉरिटी रजिस्ट्रार में एक हमारे किसी नॉन की रजिस्ट्री थी ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पर पता लगा कि रजिस्ट्रार वहाँ पर जो भी कपल के पास में जो डेवलपमेंट हो रही है, देखिए 100% तो नहीं कहते, बट हाँ 98%, 99% रॉन्ग है वहाँ पर, लेकिन उसमें निवेशक को भी अपने प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। उसके लिए 2-3 अटेम्प्ट होते हैं कि वो लैंड का पूरा चयन
जानना। आज की डेट में ऑनलाइन, आज की डेट में लॉयर को पकड़ो, 5 to 10,000 रुपये उसकी फी जमा करो। मुझे लगता है वो डीपली आपको पूरा स्टडी करके दे देता है चयन का। देखिए, पहले स्ट्रगल करना बेटर होता है डील करने के बाद लाइफ टाइम स्ट्रगल करने से। दूसरा, डूब क्षेत्र की बात कर लेते हैं। डूब क्षेत्र का कोई भी एरिया ऑलरेडी पहले ही आइडेंटिफाइड होता है कि ये यमुना रिवर के पास में बनाई हुई डेवलपमेंट ऑलरेडी डूब क्षेत्र के पॉइंट से आती है। तो मुझे लगता है निवेशक को भी पता होना चाहिए। लेकिन वो निवेशक, मुझे लगता है उनको पता होता है कि भाई हमारे को 5 ईयर 6 ईयर जैसे गाड़ी की हमारी लाइफ होती है मर्सिडीज की, ठीक उसी तरह उनके लिए उस फार्म की एक लाइफ है 5 to 10 ईयर्स। तो वो उसको एक अपनी, जैसे कहते हैं एक लाइफ स्टाइल के तौर पर ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि आपके पास एक अपील आता है देश से, और कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको उसकी डिटेल्स प्रोसेस के थ्रू, आपको नहीं पता तो एक लॉयर के थ्रू, आप किसी अपने रिलेटिव के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन को पूरा गैदर करें। उसके बाद बिफोर डूइंग समथिंग डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी है, क्रॉस चेक करें। हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करें लगातार। आजकल कई सारे ऐसे गांव हैं, जैसे बिसरक की बात कर लेता हूँ मैं, वहाँ बहुत हद तक डेवलपर्स जो हैं काम कर रहे हैं। होत क्या रहा है कि वहीं पर रहने वाले लोग अपनी ज़मीन पर बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, उसको 2 BHK 3 BHK बना के बेच रहे हैं, उस पर लोन भी हो रहा है, उस पर रजिस्ट्री भी हो रही है। इसका भविष्य है कुछ? ये सब आपको लगता है ये फ्रॉड है? क्या है कहानी? क्योंकि मैं कई बार नहीं सोच पाता, मुझे लगता है कि भाई रजिस्ट्री हो रही है, आम आदमी की बात करूँ मैं, रजिस्ट्री है तो सब कुछ सही है। क्या सही है या सच में सही नहीं है? ठीक है, रजिस्ट्री तो नोएडा के अंदर या किसी प्लेस पर होना बड़ी बात नहीं। उसके आगे आता है आपका एक शब्द म्यूटेशन। क्या वो हमारी म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दाखिला खारिज, वो प्रॉपरली हो पा रहा है? लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि निवेशक का कहीं तौर पर एक बजट का एक गैप होता है कि उसको वो एक लालच है जिसको हम रोक नहीं सकते। क्योंकि इसमें 30 से 50 लाख रुपए में 1 BHK 2 BHK जिसको घर मिलता है, जहाँ नोएडा में उसी के सराउंडिंग में, उसी सर्कल में उसको 1 CR से अबव की प्रॉपर्टी मिलती है। बिल्कुल। और मेरा मानना है वरुण जी, हम और आप एक मॉल के अंदर शॉपिंग करने अगर जाते हैं तो एक शर्ट में भी अगर 500-1000 रुपए का गैप मिलता है तो हमारा माइंड चेंज होता है। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी एक ऐसा निवेश है जिसमें मेरे हिसाब से 60 to 70% पॉपुलेशन ऑन अर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, 60 to 70% पॉपुलेशन ऑन अर्थ, इस चीज का मेरा मानना है कि वो फर्स्ट घर अपनी ओन अर्निंग से बना पाते हैं। तो उनके लिए वो 10 to 20 लाख 30 लाख रुपीज का गैप, ह्यूज गैप होता है। क्योंकि जब जब हम बजट को 30 से 50 करते हैं तो एक तो 10 लाख रुपए मिलाने की बात आती है, तो एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो आई थिंक वो लालच उनको वहां ले जाता है। अदरवाइज थोड़ा वो टाइम को टाइम दें तो 100% उनको विजिबिलिटी मिलेगी, और वो विजिबिलिटी उनके फायदे के लिए काम करेगी। वो ऑलरेडी इसमें रिस्क में होते हैं कि 90% तो दिख रहा है कि भैया मिलेगा, पार्टनर पोजीशन मिल रहा है, 10% देखा जाएगा, फिर मैं मूव कर देती। तो इसके लिए मुझे लगता है अवेयरनेस पब्लिक को अपने बजट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम देके करनी चाहिए, क्रॉस चेक करनी चाहिए, और डिटेल में जाकर के पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जो जैसे भी उसको जानकारी के रिसोर्स हैं, और उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। आपको लगता है कि शायद फरीदाबाद में आजकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, लोग मूव कर रहे हैं, रेट थोड़े कम है, उस तरफ देखा जाए? नहीं। फरीदाबाद के मामले में देखा जाए तो 3 साल पहले जो एक ये नहर है, इसके पास से जो भी कॉलोनीज हैं, उनके अंदर जो बूस्ट कर देखने को मिला है, फरीदाबाद एक आज सेंटर ऐसा बन चुका है जो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मिड ऑफ प्लेस हो चुका है, जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा किसी भी प्लेस को जाने के लिए वो स्मूथली जा सकता है। आजकल युवा किस तरीके से प्रॉपर्टी बिजनेस में जुड़े, युवाओं को लेकर क्या सोच होनी चाहिए, क्या हिसाब किताब होना चाहिए अगर भविष्य में आपको कुछ करना है? आपको लगता है यूथ, एक टाइम था कि लोगों को लगता था कि जीवन में कुछ करना है तो सोच के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज का यंगस्टर्स तो दुनिया की अलग ही दुनिया में जा रहा है। कुछ आपको लगता है कि शायद प्रॉपर्टी के हिसाब से, कुछ नए आइकॉन के हिसाब से, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कोई ऐसा मैसेज समझाना चाहेंगे लोगों को भैया कि अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो इस गति और इस दिशा को तय करना होगा? बिल्कुल वरुण जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ यूथ के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज है।
वो ये है कि यूथ के पास एनर्जी का भंडार है आज, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है कि उस यूथ को सही डायरेक्शन में वन वे फोकस के साथ अगर वो यूथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले तो मेरे ख्याल से यूथ अपनी जर्नी में जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुंचेगा, जिसके लिए मेरा मानना है उसको 5 to 6 फैक्टर्स पर काम करना चाहिए। नंबर 1, किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है डिसिप्लिन। दूसरा आता है आपकी पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी में बात करें तो पंक्चुअलिटी का पॉइंट ये नहीं है कि कहीं भी टाइम से पहुंचना है, वही एक पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी यहाँ भी होती है कि आपको कोई भी टास्क आपको मिला है उस काम को टाइम से डिलीवर करना, जो भी चीज आपको अपने मन में अपने टारगेट आपके डिसाइडेड है वो टाइमली आपको वहां पर रीच करना, उसे पंक्चुअलिटी माना जाता है। नंबर 3 हम काउंट करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। हम कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद मोटिवेशन हमारा ब्रेक हो जाता है, तो वो कंसिस्टेंसी हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहे तो मेरा मानना है कि आपकी सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल। नंबर 4 है एथिक्स। एथिक्स एक युवा के अंदर होना मस्ट है, जो उसकी यात्रा को स्मूथ करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जो भी उसके रूट में एथिकली जब वो बिजनेस करता है, एथिकली जॉब में अपने एफर्ट्स को करता है तो लोग उससे जुड़े रहते हैं। 4th एंड 5th आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अगर हमारे अंदर है तो हम 100% सामने वाले से जिससे भी लर्निंग ले रहे हैं उससे हम अपनी ब्लेसिंग लेते हैं। लर्निंग का एल क्रॉस करोगे तो अर्निंग हो जाता है। एंड नंबर 7 आता है हमारा फोकस। फोकस हमारे पास अगर किसी भी काम के लिए वन वे है कि हम इस काम को कर रहे हैं, इस काम पर हमारा 100% फोकस है, जब तक मैं इस काम को एंड नहीं करूंगा तब तक मैं इस काम से लेफ्ट और राइट नहीं जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट्स के अलावा यूथ के लिए जो मेरा व्यू है, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे हम स्टडी के फील्ड में हैं, चाहे हम जॉब के फील्ड में हैं, चाहे हम बिजनेस के फील्ड में हैं, 4 आवर्स कंसिस्टेंसी से एक ही प्लेस पर बैठ के एक ही काम के बारे में सोचा जाए, उस समय स्क्रीन, लेफ्ट राइट, फैमिली, कोई भी चीज लाइक कि हम फ्लाइट में हैं, 4 घंटे हमारा फ्लाइट मोड है, उस तरह अगर यूथ अपनी जॉब को अपना बिजनेस समझ के प्राउड मोमेंट्स उसको कराए कि काम को भी लगे कि इस पर्सन के हाथ में मुझे गर्व है, तो मुझे लगता है कि वो 4 घंटे की डेडिकेशन उस यूथ की उसे सफलता में बदल देगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपको लगता है नहीं सोशल मीडिया का ज़माना है आज के दौर में, तो लोग जो हैं वो 8-8 10-10 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं। अब ये यूथ को फिर आप कहाँ कैसे समझा पाएंगे कि वो के लिए जो मोबाइल देखते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है रातों रात करोड़पति बनने का, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि यूथ को इससे अपने माइंडसेट को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि यूथ से हमारे देश को, इनकी सही डायरेक्शन से हमारे देश को भी सही गति मिलती है। तो यूथ को भी मोबाइल फोन से ज्यादा अपने करियर के लिए अगर जरूरत है तो वह है हार्ड वर्क, देन स्मार्ट वर्क, और उसको अगर वो अपनी आदत बना ले, सफलता उसके पास झक मार जाएगी। अच्छा, बायर्स की अगर बात करते हैं, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, बायर्स और डेवलपर्स को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप कनेक्ट करते हैं और विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा, आपका रोल क्या रहता है, आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी बाइंग जो निवेशक होता है या अपना एक इन्वेस्टर होता है या अपना जो ही होम बायर होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 होता है कस्टमर का कि उसको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डीप नॉलेज प्रोवाइड कराना। उसको क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, अलॉटमेंट लेटर कब बनेगा, उसकी बिगिनिंग कैसे होगी, एंड तक का पूरा रोड मैप कस्टमर के साथ में डीपली स्पष्ट होना चाहिए एज पर माय व्यू। नंबर 2, कस्टमर के साथ में जो भी कहा जाए, जो भी बोला जाए, जो भी कस्टमर के साथ में हमने डिस्कशन किया वो ऑनेस्टली होना चाहिए। एंड नंबर 3, कस्टमर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया आपके साथ, उसको टाइमली अपडेट करते रहना कि आपकी जो पूंजी थी, आपका जो इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर ये ग्रोथ चल रहा है, ये अपडेट है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिर कस्टमर का कस्टमर सर्विसेज, जो यहाँ पर आदमी पर्सन क्या करता है, बुकिंग करता है, फर्स्ट इंप्रेशन में सेल्समैन क्या करता है कि कस्टमर के सामने
बहुत मोटिवेट रहता है, बहुत लंबे लंबे सपने दिखाता है। हम्म, मेरा मानना है कि वही कस्टमर आज, अगर आप मेरे साथ, मैं आपके साथ बैठा हूँ और इस जर्नी में कहीं भी मुकाम मिला है, तो उसमें सारा क्रेडिट जाता है तो वो कस्टमर का है। हम्म, बिकॉज ऑफ कस्टमर हम आज इस स्टेज पर हैं। तो मेरा मानना है कि कस्टमर को आफ्टर सेल भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही कस्टमर आपको 10 कस्टमर देगा। क्योंकि जब तक जो आपने बिगिनिंग में उससे मोटिवेशन किया, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा मानना है कि आपका लास्ट इंप्रेशन भी कस्टमर के साथ हम्म, वही हेल्दी रहता है, वही क्लियरेंस के साथ रहता है, स्मूथनेस के साथ रहता है। तो मेरा मानना है कि कस्टमर आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा, आपको रेफरेंसेस देता रहेगा। चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से एक लाइन में आपको जवाब देना है। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कहाँ? नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद? ये अपना एक्सप्रेस ठीक है। 1 करोड़ में मकान सबसे पहले कहाँ लेने का सोचें? ये अपना एक्सप्रेस 50 लाख में मकान मिलेगा? सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री ऐसे कौन से हैं आपके हिसाब से? आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं जहाँ पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, आपको लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट इनकी वजह से हो रहा है, पॉलिटिकली अच्छा काम कर रहे हैं? आदित्यनाथ योगी। पीएम मोदी आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बिजनेस को समझ पा रहे हैं, उनको लगता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई और पीएम? मेरा मानना है कि पीएम मोदी एक ऐसे पर्सन है जो आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को वर्ल्ड में कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो आपको अगले 3 से 5 साल में जनता को बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आ जाएगा। पीएम मोदी अच्छे लेवल पर इकोनॉमी को समझते हैं, और इकोनॉमी हमारी इंडियन की आने वाले 5 इयर्स में हम टॉप 3 टॉप 4 में वर्ल्ड वाइज काउंट किए जाएंगे। आपको लगता है कि अभी की जो स्थिति है, नोएडा 2030 में 1 करोड़ का मकान कितने का होगा? नोएडा में जो भी 1 करोड़ का मकान है वो 2030 तक मेरे ख्याल से नियर अबाउट 2.5 से 3 करोड़ का होगा। यही अगर गुड़गांव की बात करें तो 1 करोड़ का 1.5 करोड़, फरीदाबाद? फरीदाबाद का 1.5 से 2 करोड़। चीज़ों को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी के हालातों के हिसाब से हम जो सोच रहे हैं अगले साल तक या उससे अगले साल तक, हम लोग एफडी करा रहे हैं, हम लोग जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है सबसे बड़ा निवेश किस में होना चाहिए? गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, या फिर एफडी कराएं, पैसे को सेव रखें? वरुण जी, एज पर माई एक्सपीरियंस वो है रियल एस्टेट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ वो है अर्थ। ठीक है। एक लास्ट मैसेज जो हमारे निवेशकों को आप देना चाहें, बायर्स को देना चाहें, आप समझाना चाहें कि कैसे कहाँ निवेश करें, कैसे चीज़ें करें, और भविष्य में ध्यान रखें कि आखिर कदम घर से बढ़ाएं तो ये सोच के बढ़ाएं कि ये कदम जो है वो आपके घर में जाना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए। मेरा मानना है कि निवेशक को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो उसको 2 से 3 पॉइंट क्रॉस चेक करनी चाहिए। जिस भी चैनल पार्टनर के पास, जिस भी डेवलपर के पास वो जाना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसके दफ्तर जाने से पहले रिसर्च जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन 90% चीज़ें कवरअप हो जाती हैं, सो दैट कि आपका टाइम, आपका विजिट आपका वर्थफुल हो, जिससे कि आपको पता लगे कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, यस, ये प्लेस मेरी रिक्वायरमेंट को समझेगा और उसको समझते हुए मेरी इन्वेस्टमेंट या मेरे बजट के अकॉर्डिंग मेरे को ऑप्शंस मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ है कि नियति तय करती है कि भविष्य में क्या होगा, हालात तय करते हैं कि आप करने वाले क्या हैं, और शायद उसी हिसाब से आपको ये तय करना पड़ता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सपनों का मकान बनाना है तो शहर में अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपने दिल में अरमानों को बड़ा रखिए, सपनों को ऊंचा देखिए। शायद हो सकता है कि मंजिल आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी। अगले हफ्ते किसी नए व्यक्ति के साथ, शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे और समझाएंगे कि जीवन इतना आसान नहीं, मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।